हिस्ट्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्रूशियल है, सिंधु घाटी सभ्यता। 1924 में जब जॉन मार्शल ने इस 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता की अनोखी खोज दुनिया के सामने रखी तो सच में सब हैरान रह गए थे। आज हम इस टॉपिक से जुड़े सबसे हाई यील्ड और जरूरी फैक्ट्स को एकदम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे ताकि सारी डिटेल्स आपको आसानी से याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस के 6 मुख्य हिस्से हैं। पहले हम इसके परिचय और चरणों को समझेंगे, फिर प्रमुख स्थल, इनकी बेहतरीन नगर योजना, अर्थव्यवस्था, धर्म और शिल्पकला, और आखिर में इसके पतन पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, इस सभ्यता का परिचय और इसके अलग अलग चरण। देखिए, एक बात तो एकदम क्लियर है कि मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अपनी समकालीन सभ्यताओं से ये कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। पर ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसका विकास 3 स्पष्ट स्टेजेस में हुआ। पहला था अर्ली या प्रारंभिक हड़प्पाई चरण, जो 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद आया मैच्योर यानी परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, जहां इन बड़े बड़े शहरों ने अपना पूरा आकार लिया। और आखिर में लेट यानी उत्तर हड़प्पाई चरण। कहने का मतलब है कि ये एक धीमा लेकिन बहुत सॉलिड ट्रांजिशन था। अब आते हैं दूसरे और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, प्रमुख पुरातात्विक स्थल यानी मेजर साइट्स और उनकी डिस्कवरीज की बात करें तो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला हड़प्पा, इसे 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर खोजा था। यहाँ के अन्नागार यानी ग्रेनरीज बहुत फेमस हैं। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसे सिंधु नदी के किनारे खोजा। यहाँ का विशाल स्नानागार और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति तो लिटरली इतिहास की सबसे आइकॉनिक डिस्कवरीज में से हैं। नदियों के नाम जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। भारत के अंदर मिली साइट्स भी बहुत खास हैं। गुजरात के लोथल को ही ले लीजिए। ये एक मानव निर्मित बंदरगाह था और यहीं से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन में अग्निवेदिकाएं और लकड़ी का हल मिला। पर दोस्तों, धौलावीरा तो एकदम अलग ही लेवल पर था। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के इंजीनियर्स भी इसे देखकर दंग रह जाते हैं। इसी तरह चन्हू दड़ो अपने मनके यानी बीड्स बनाने की दुकानों के लिए जाना जाता था। अब आते हैं सुरकोटदा पर। ये एक हाईली टेस्टेड फैक्ट है, क्योंकि इस पूरी सभ्यता में घोड़े के होने के एविडेंस बहुत रेयर हैं। पर सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। साथ ही हरियाणा के बनावली से प्री हड़प्पन जौ के साक्ष्य मिले हैं। इन छोटी छोटी डिटेल्स को अगर हम ध्यान में रखें तो एग्जाम्स के पेचीदा सवाल बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, इनकी शानदार नगर योजना या अर्बन प्लानिंग। अगर हम इनके आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें तो सबसे पहले नजर आती है इनकी ग्रिड प्रणाली, जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल्स पर काटती थीं। पूरा शहर 2 हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते थे, जो शायद इलीट क्लास के लिए था, और एक निचला शहर जो आम लोगों के लिए था। कमाल की बात तो ये है कि लगभग हर घर में अपना एक कुआं और आंगन था, और इनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम वो तो अपने वक्त से सदियों आगे था। इनकी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सबूत देखें। जहां उस वक्त के मिस्र में लोग बस धूप में सुखाई गई ईंटों का यूज कर रहे थे, वहीं सिंधु घाटी के लोग पक्की हुई और जली हुई ईंटों का भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे थे। ये इनकी दूरदृष्टि और मजबूती का साक्षात प्रमाण है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, कृषि और अर्थव्यवस्था। आखिर इतने बड़े शहर चल कैसे रहे थे? ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन की खेती करने वाले लोग थे। वो बाढ़ वाले मैदानों के पास गेहूं, जौ, सरसों और तिल भी बड़ी मात्रा में उगाते थे। खेती के अलावा पशुपालन काफी कॉमन था, खासकर कुबड़ वाले बैलों का। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े व्यापारिक नेटवर्क के बाद भी उनके पास कोई मेटालिक मनी या धातु की मुद्रा नहीं थी। पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर चलता था। और इनका व्यापार सिर्फ अपने आसपास तक लिमिटेड नहीं था। प्राचीन लैपिस लाजुली रूट के जरिए ये लोग उत्तरी अफगानिस्तान से होते हुए सीधे मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे।
यानी ये लोग उस जमाने की एक प्रॉपर ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा थे। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, इनका धर्म और शिल्प कला। इनकी कल्चरल लाइफ में एडवांस ब्रॉन्ज कास्टिंग और टेराकोटा की खूबसूरत मूर्तियां बहुत प्रोमिनेंट है। ये लोग मातृ देवी और प्रकृति की पूजा करते थे। उनकी मोहरों पर एक सींग वाले गैंडे का चित्र काफी आम है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट पता है क्या है? पूरी सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला, कोई टेम्पल्स नहीं। इससे इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ शासन शायद किसी पुजारियों के गुट के बजाय व्यापारियों के एक वर्ग के हाथ में था। जब इनके धर्म की बात आती है तो पशुपति महादेव की मोहर को बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम्स में बार बार आती है। इसमें एक पुरुष देवता को योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके आसपास एक हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा है और पैरों के पास 2 हिरण हैं। ये इनकी प्रकृति से जुड़ी जटिल धार्मिक मान्यताओं का एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन अब हमारे सामने इतिहास का एक सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल आता है। इतनी एडवांस्ड, इतनी वेल प्लान्ड और इतनी बड़ी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इस महान सभ्यता के इस रहस्यमयी पतन पर नजर डालते हैं। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए इस पतन की दरअसल कई थियोरीज हैं। एक पुरानी और काफी डिबेटेड थियोरी आर्य आक्रमण की बात करती है, हालांकि नए पुरातात्विक साक्ष्य इसे उतना सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च प्राकृतिक कारणों पर ज्यादा फोकस करती है, जैसे कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस और लगातार आने वाले भूकंप या फिर क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बारिश का पैटर्न ही बदल गया। एक मेजर थियोरी ये भी है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिससे भयानक बाढ़ आई होगी। कारण चाहे जो भी हो, ऐसा लगता है कि ये कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं, बल्कि एक धीमा और विनाशकारी प्राकृतिक कोलैप्स था। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि ये सभ्यता रातों रात गायब नहीं हुई। इनके बड़े शहर जरूर उजड़ गए, लेकिन इनकी खेती के तरीके, इनकी शिल्पकला और इनके धार्मिक अंश आने वाली भारतीय संस्कृतियों में हमेशा के लिए घुल मिल गए। तो दोस्तों, जरा सोचिए, एक बेहतरीन अर्बन प्लानिंग से लेकर एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट तक आज की ये मॉडर्न दुनिया उस पुरानी सभ्यता से और क्या-क्या सीख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं, ये आने वाले कल की नींव भी है।